डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। सीएम योगी ने 200 लोगों से मिलकर सुनी उनकी समस्याएं। सीएम ने कहा, जरूरतमंदों के साथ खड़ी है सरकार, हर उचित समस्या का होगा निदान। मंदिर परिसर के भ्रमण के दौरान बच्चों से भी किया संवाद। राम मंदिर चंदा विवाद पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। राम मंदिर चंदा विवाद की एसआईटी करेगी जांच। 3 सदस्यीय एसआईटी गठित, 15 दिन में देगी फाइनल रिपोर्ट। सहारनपुर पुलिस और एटीएस की कार्रवाई में 25,000 का इनामी बांग्लादेशी गिरफ्तार। 17 साल से फरार था आरोपी। अलग अलग राज्यों में पहचान छिपाकर रह रहा था आरोपी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को फर्जी आधार कार्ड और कई संदिग्ध दस्तावेजों की तस्वीरों के साथ बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के बाहर जनता दर्शन कार्यक्रम किया। यहां प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लगभग 200 लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी की समस्या सुनी और उचित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है, सभी की उचित समस्या का निदान कराएगी। सीएम योगी ने मामलों के निस्तारण के लिए प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण निष्पक्ष और समय सीमा के भीतर होना चाहिए। जनता दर्शन में पुलिस व राजस्व संबंधी शिकायतों पर सीएम ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि राजस्व संबंधी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। समय सीमा के भीतर पीड़ितों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चंदा गबन मामले की जांच एसआईटी से कराने का अनुरोध राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। श्री राम मंदिर के चंदे की राशि में गबन के मामले को अब शासन ने संज्ञान में लिया है, जहां शासन ने 3 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की है। एसआईटी में विशेष सचिव वित्त मंडलायुक्त लखनऊ व आईजी रेंज लखनऊ शामिल हैं। एसआईटी पहले 7 दिन में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी और 15 दिन बाद फाइनल रिपोर्ट देगी। करीब 1 सप्ताह पहले चंदे की राशि में गबन करने का मामला सामने आया था। तब से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट गोपनीय तरीके से जांच कर रही है। आधिकारिक तौर पर पुलिस का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन पुलिस की मदद से ट्रस्ट के पदाधिकारी संदिग्धों से पूछताछ कर रकम की रिकवरी में जुटे हुए हैं। अब ट्रस्ट ने कोई बयान आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया है। इस बीच शनिवार को ट्रस्ट की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की जांच एसआईटी से करवाने की मांग की थी। देर शाम शासन ने एसआईटी गठित कर दी, जिसमें विशेष सचिव वित्त नील रतन, मंडलायुक्त लखनऊ विजय विश्वास पंत और आईजी रेंज लखनऊ आईपीएस किरण एस शामिल हैं। अगली खबर, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर निर्माण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गठित एसआईटी की सराहना करते हुए सरकार की तत्परता का महत्वपूर्ण बताया। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि 24 घंटे के भीतर एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने एसआईटी से 1 सप्ताह में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर परिसर के चारों ओर लगभग 4 किलोमीटर लंबी आधुनिक बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 25 वॉच टावर भी बनाए जा रहे हैं। बाउंड्री वॉल और वॉच टावर निर्माण का कार्य इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। लक्ष्य अगस्त 2026 तक पूरा करना है। राम मंदिर की फसाद लाइट 15 अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है, जबकि राम कथा संग्रहालय में 20 गैलरियों की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी में इतने वरिष्ठ अधिकारी रखे गए। यानी आप देखें कि एक मंडलायुक्त है, पुलिस की जो हाईएस्ट एक व्यवस्था होती है आईजी है,
ऐसे आईजी हैं, मुझे बताया गया, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ जो जानकारी की तो वह अनेक वर्ष सीबीआई में कार्य किए थे, अनुभवी हैं, और तीसरे वित्त विभाग के विशेषज्ञ हैं। तो हमें यह अनुमान लगाना चाहिए और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए कि राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है और 15 दिन का समय दिया है, आप देखें 1 महीने 3 महीने ऐसा कुछ नहीं है, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट। अगली खबर, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और उपलब्धियों को विस्तार से बताया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीब, किसान, महिला और युवाओं के हित में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनका लाभ देश और प्रदेश की जनता को मिल रहा है। उन्होंने चित्रकूट जनपद में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। प्रेस वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने स्थानीय मुद्दों और कुछ संवेदनशील विषयों पर सवाल पूछे तो मंत्री सीधे जवाब देने से बचते नजर आए। इसे लेकर कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना रहा। फिलहाल मंत्री की इस प्रेस वार्ता को सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के रूप में देखा जा रहा है, जबकि विपक्ष लगातार सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। मंत्री आवास, इज्जत घर, आयुष्मान योजना, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन ने बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया है। साथ ही इन परिवारों के जीवन स्तर में एक बेहतरीन सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं ने आज भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, वाटरवे हो और मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, देश के विकास को इससे नई रफ्तार मिली है। अगली खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में कई अहम और सख्त बयान दिए। प्रतापगढ़ के विकास भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण सेल गठित करने के सुझाव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये विषय सरकार की प्राथमिकता में है और इस पर गंभीरता से काम किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने घुसपैठियों और धर्मांतरण के मामलों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश में अराजकता फैलाने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और सरकार पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा देने के साथ साथ मंत्री के इस आक्रामक बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। लेकिन 12 वर्षों में पूरे भारत का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे जिस क्षेत्र में आप जाएं, चाहे किसान, मजदूर, जिस उसमें आप देखें, भारत का जो एक विश्व पटल पे जो हम जिस तेजी से उभर रहे हैं और तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी के रूप में हम लोग बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम लोग 2047 तक स्थापित करें, उस तरफ हम लोग बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। और मुझे लगता है कि ये सपना हम सब भारतीयों का, 140 करोड़ भारतीयों का, बहुत जल्द साकार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने लखनऊ स्थित प्रेस क्लब में आयोजित पसमानदा मुस्लिम चिंतन कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए मुस्लिम पसमानदा समाज के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, शोधकर्ता और एक्टिविस्ट मौजूद रहे। कार्यक्रम में पसमानदा समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उपस्थित
वक्ताओं ने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए ठोस पहल किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। अपने संबोधन में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पसमानदा समाज की तरक्की और भागीदारी को सुनिश्चित करना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिना इस 85% की जरूरतों को पूरा किए हम अपने भारत को विकसित नहीं कर सकते। ये सोच हमारे प्रदेश के और केंद्र के नेतृत्व की है। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपके बीच के एक नौजवान को, आपके साथी दानिश आजाद अंसारी को, पासमानदा समाज के एक बेटे को उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मंत्री बना के कौम की खिदमत करने का एक मौका हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार ने दिया है। अगली खबर, बस्ती पहुंचे प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ट्रांसफर नीति को लेकर कहा कि ये छोटी छोटी बातें हैं। उन्होंने विभागों के अधिकारियों की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि कुछ खर्चा वर्चा ले लीजिए। पत्रकारों ने मंत्री से सवाल किया कि सैकड़ों नलकूप खराब पड़े हैं, किसान सिंचाई को तरस रहे हैं और यूरिया खाद की भी किल्लत है, यूरिया ब्लैक में बिक रही है। इस पर मंत्री ने कहा कि अरे भाई, ये सब छोटे मोटे मामले हैं, आप लोग भी क्या हर बात को इशू बना देते हैं। कुछ खर्चा वर्चा ले लीजिए, मामले को खत्म करिए। लेकिन मंत्री शाही ने तुरंत संभलते हुए कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं मामले की निष्पक्ष जांच कराऊंगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी। देखिए, जो 24 साल, 22 साल, 26 साल के थे, उन सबको हटा दिया गया है। और हटाने के पहले मैं आया था और यहाँ पर बात करके गया था कि भाई उनको हटाने जा रहा हूँ। उन्होंने जिस तरीके से लोगों को तकलीफें यहाँ पर किसानों को दी थी और पिछले वर्षों में किसी न किसी तरीके से रह जाया करते थे, ऐसे सारे लोगों को यहाँ से हटाया गया। मंत्री जी, जो पॉलिसी करी है, देखिए, पॉलिसी कई धज्जियां नहीं उड़ी है, हर ट्रांसफर पॉलिसी के भीतर है, किसी की भी धज्जी नहीं उड़ी है। पॉलिसी आप नहीं तय करते हैं, पॉलिसी हम लोग तय करते हैं। और जो पॉलिसी हमारी कैबिनेट ने तय किया माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसी पॉलिसी के अनुरूप हमने लोगों को ट्रांसफर पॉलिसी खत्म होने के बाद बैकगेट में मानवेंद्र को गलत आप कह रहे हैं। 10 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी विभाग के स्थानांतरण के लिए समय बढ़ा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 14 से 16 जून 2026 तक कानपुर नगर में जन कल्याण, जन जागरूकता एवं जन सुनवाई शिविर आयोजित किया जा रहा है। नगर निगम के जोन 4 को शिविर का प्रमिला सभागार मोती झील में लगाया गया है। शिविर में गृहकर, सफाई व्यवस्था, पेयजल, सीवर, मार्ग प्रकाश, अतिक्रमण एवं अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आम जन को दी जाएगी। महापौर प्रमिला पांडे ने नागरिकों से शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं के निस्तारण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। अभियान का उद्देश्य आपकी समस्या हमारा संकल्प के तहत जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। साल बेमिसाल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 12 साल जो कार्य किया, ऐसा प्रधानमंत्री ने कभी था न होगा, जिन्होंने अपने देश को विश्व गुरु, सोने की चिड़िया बनाने में एकदम लगे हुए हैं और है भी। उन्होंने जितना महिलाओं के लिए कार्य किया, जिस दिन वो कुर्सी पर बैठे, सबसे बड़ा कार्य अगर उन्होंने किया तो इज्जत घर दिया। हम महिलाओं को घर का मालकिन बनाया। तो तमाम ऐसा काम उन्होंने किया, अगर मैं उसका वर्णन करूं। और जो जनधन बगैर पैसे का उन्होंने खाता खुलवाया, आज वही खाता सबके काम आ रहा है। जो भी पैसा शासन से आ रहा है, सीधे पैसा वहाँ आ रहा है। ठीक है, तो मैं अपने प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमीरपुर जिले के राठ शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर फिर गरजा है। अंबेडकर चौराहे को सुंदर और चौड़ा बनाने के लिए सड़क किनारे अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू हुई। बुलडोजर से अवैध मकान, दुकान हटाए जा रहे हैं। 4 महीने पहले भी अभियान चला था, जो स्थानीय विरोध से रुक गया था। अब राठ बिलराया मार्ग सुधार के लिए प्रशासन ने अभियान शुरू किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। राठ के अंबेडकर चौराहे पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं।
प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण से यातायात बेहतर होगा। 4 महीने पहले विरोध के चलते अभियान रुक गया था। अब फिर राट बिलराया मार्ग बेहतर बनाने को कार्रवाई की शुरू हुई। कुछ लोगों में नाराजगी है। आरोप है कार्रवाई सभी जगह समान नहीं, शांति के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। परेशानी ये हो रही है हम लोगों को, बगल समानता से टूटना है वहाँ तो धर्मशाला ही हो, तोड़िए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कहीं काम नहीं होता है, धर्मशाला पहले तोड़ी जाती है, इस जगह को पहले तोड़ा जाता है और कहीं कुछ नहीं होगा। यहाँ तोड़ेंगे चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सहारनपुर में एटीएस और थाना चिल्काना पुलिस की संयुक्त टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 25,000 रुपए का इनामी बांग्लादेशी नागरिक जाहिद पिछले 17 सालों से पुलिस और अदालत की गिरफ्त से बचता फिर रहा था। आरोपी साल 2009 से अलग अलग राज्यों में अपनी पहचान छिपा कर रह रहा था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को उसके पास से फर्जी आधार कार्ड और बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद हुआ। इसके अलावा उसके मोबाइल फोन की जांच में कई संदिग्ध दस्तावेजों की तस्वीरें भी मिली हैं, जिससे उसके नेटवर्क को लेकर अहम सुराग मिले हैं। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी के म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ लोगों से संपर्क थे। वहीं उसकी पत्नी नेपाल की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। अवगत कराना है कि वर्ष 2009 में थाना कुतुब शेर में फॉरेंस एक्ट के तहत एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें से 5 लोगों को सजा हो गई थी एवं एक अभियुक्त जिसका नाम था जाहिद सन ऑफ अहमद फकीर उर्फ डल्लू 2009 में बेल मिलने के बाद से फरार चल रहा था। न्यायालय के द्वारा इसके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू भी इशू किए गए थे और इसको पकड़ने के लिए श्रीमान एसएसपी सहारनपुर महोदय द्वारा इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना चिल्काना एवं एटीएस के ज्वाइंट एफर्ट्स के द्वारा फाइनली इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक बांग्लादेशी आईडी कार्ड मिला है, एक मोबाइल फोन मिला है जिसमें आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज। अगली खबर बिजनौर के नौटौर थाना क्षेत्र के गांव कादापुरा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। विवाहिता का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि विवाहिता का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के माई के पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। मृतका के पिता हरिराम सिंह निवासी बटियाना कुशालपुर थाना धामपुर ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी मोनिका की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व अनिल कुमार के साथ की थी। पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी और इसी बात को लेकर उनकी बेटी को परेशान किया जाता था। परिजनों का आरोप है कि पैसों की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी की हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया गया। घटना के बाद माई के पक्ष में कोहराम मचा हुआ है और परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। थाना क्षेत्र नेहटौर के ग्राम कादीपुरा से एक विवाहिता महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां मृतका के परिजनों द्वारा बताया गया कि उक्त की 4 वर्ष पूर्व शादी की गई थी। पारिवारिक कलह के चलते परिवारीजनों द्वारा फांसी लगाकर इसकी हत्या कर दी गई है। पिता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए परिवारीजनों के उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच करते हुए विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। अगली खबर बरेली जनपद की थाना बहेड़ी पुलिस ने बाइक और मोबाइल लूट की घटना का सफल खुलासा करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार 4 जून 2026 को उलेतापुर निवासी वीरपाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम मिंतरपुर के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसकी मोटरसाइकिल रोककर बाइक और मोबाइल फोन लूट लिया था। इस संबंध में थाना बहेड़ी में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। देर रात देवीपुरा बाजार के पास पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस के रुकने का संकेत देने पर भी दोनों घबरा गए और उनकी बाइक सड़क पर गिर गई।
पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा बाइक गिरने से घायल हो गया। इसके बाद दोनों को पुलिस ने दबोच लिया। 4 जून 2026 को थाना बहेड़ी पर मिंतरपुर निवासी वीर बहादुर सिंह ने आगे सूचना दी थी कि जब वो अपने गांव के लिए वापस लौट रहे थे तो शाम के समय 2 अज्ञात युवकों द्वारा उनकी मोटरसाइकिल अड़ा करके उनकी मोटरसाइकिल और उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया था। इस संबंध में तत्काल थाना बहेड़ी पर मुकदमा अपराध संख्या 434/26 धारा 127(2) व 309(4) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था। वह बदमाशों की तलाश में पुलिस टीम का गठन कर दिया गया था। इसी क्रम में कल दिनांक 13/6 की रात्रि में जब पुलिस पार्टी देवीपुरा की पुलिया पर चेकिंग कर रही थी तो 2 अज्ञात युवक वहां से बाइक लेके आए और वो पुलिस पार्टी की चेकिंग देख के वापस मुड़ के भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने से फायरिंग शुरू कर दी। अगली खबर फारुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम रेगाई में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक 15 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से झुलस गया। बताया जा रहा है कि खेत से ट्रैक्टर पर मक्का लाद कर लाते समय नीचे झूल रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन किशोर के संपर्क में आ गई। तार किशोर की आंख और नाक से टच हुई, जिससे उसे जोरदार करंट लग गया। घटना में घायल किशोर की पहचान अकमल पुत्र जाने आलम निवासी रेगाई थाना कमालगंज के रूप में हुई है। परिजनों और ग्रामीणों ने उसे आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित लाइन काफी नीचे झूल रही है और इसकी जानकारी बिजली विभाग के कर्मचारियों जय अजीत कुमार तथा बाल लाइनमैन शैलेंद्र कुमार उर्फ लालू को पहले से थी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि इसी लाइन की चपेट में आकर पहले भी 3 से 4 लोग करंट का शिकार हो चुके हैं। बताया गया कि घटना के बाद भी काफी देर तक लाइन नहीं काटी गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ना ये हुई है, ये अकमल जो है, अकमल पुत्र जाने आलम, ये रेगाई का रहने वाला है। ये अपनी मक्का लाद के ला रहा था ट्रैक्टर पे, और भी 4 भाई थे। ये 4 भाइयों में सबसे छोटा है। ये लाइन जो करंट लगा हुआ है 11,000 लाइन, ये लाइन जाती है भैयालाल राजपूत की समर पर। और करंट लगने के बाद भी हमने जेई साहब और लाइनमैन से संपर्क भी किया। करीब 6 बजे करंट लगा हुआ था, करीब 5:15 बजे, पर अभी तक वो लाइन नहीं काटी गई है। जब जेई साहब से बात हुई है तो अपनी वो VIP मीटिंग बता रहे हैं कि अभी हम लोग VIP मीटिंग में हैं और देखो सुबह तक हम लाइन कटवा देंगे। एक्सचेंज साहब से बात हुई तब वो ये बता रहे हैं कि आप हमें लिख के भेज दीजिए पूरी डिटेल, अब वो हमारे अंडर में है, हम उसे वहाँ पर पोल लगवा देंगे। और जब लाइनमैन से और जे साहब से लाइन पर लेकर बात हुई थी कॉल कॉन्फ्रेंस पे, तो लाइनमैन बता रहे हैं कि अभी प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम में बिजी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।